एक छोटा सा शहर, एक शक्तिशाली देवी का त्योहार और एक ऐसी मिस्ट्री जो धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जो सच सामने दिख रहा है, क्या वही असली सच है या फिर इस छोटे से शहर के अंधेरों में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं। सुडल द वॉर्टेक्स एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज है, एक उलझी हुई कहानी जिसे हम सुलझते हुए देखेंगे आज की वीडियो में। हाय, मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। कहानी एक लड़की के गायब होने के इर्द गिर्द घूमती है। एक छोटे से शहर संबलूर, जहाँ मयान कुल्लई फेस्टिवल चल रहा है। मयान कुल्लई से एक दिन पहले झंडा फहराया जाता है और उस दिन एक लड़की नीला गायब हो जाती है। सुबह होते ही उसके पापा शनमुगम, चाचा गुणा और चाची सेल्वी को पता चलता है तो वो उसे हर जगह ढूंढते हैं। ये सोच के कि शनमुगम की डांट से गुस्सा होके वो कहीं चली गई है, वो पुलिस कंप्लेन नहीं करते और जब पुलिस को पता चलता है तो वो भी यही सोच के कुछ नहीं करते। शनमुगम सीमेंट फैक्ट्री का यूनियन लीडर है। उसी दिन स्ट्राइक में उसने फैक्ट्री को जलाने की धमकी दी थी और उसी रात फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री का सीईओ त्रिलोक इंस्पेक्टर रेजिना से उसको अरेस्ट करने को बोलता है, जो वो करती भी है। लेकिन उसके अगेंस्ट ठोस सबूत इकट्ठा करने के लिए जब वो सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं तभी सब इंस्पेक्टर चक्रवर्ती या सक्करई को नीला रात में बस स्टॉप पे खड़ी दिखती है और एक रेड वैन में कोई उसे किडनैप कर लेता है। अब इस सब के चलते नीला की माँ, जो आश्रम में रहती है, और बड़ी बहन नंदिनी, जो कोयम्बटूर में जॉब करती है, दोनों घर आ जाती हैं। पुलिस अब मामले की गहराई को समझ के इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करती है। नंदिनी बताती है कि नीला बहुत रिजर्व नेचर की है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है और ना ही उसके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। इधर शनमुगम भी जेल से छूट जाता है। रेजिना और नंदिनी नीला के स्कूल जाते हैं। वहाँ उसकी टीचर बताती है कि वो टॉपर थी, लेकिन 10th में आने के बाद से वो बहुत खोई खोई रहती थी और उसके मार्क्स भी अब कम आने लगे थे। इधर सक्करई को कोचिंग सेंटर से पता चलता है कि कोई लड़का नीला को स्टॉक कर रहा था। अब रेजिना और सक्करई नीला की दोस्त मलर के घर जाते हैं, क्योंकि उस बस स्टॉप से मलर का घर पास है और उनको लगता है कि आखिरी बार वो मलर से मिलने गई होगी। मलर के घर पे उसका पापा बताता है कि जब 1990 में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस दिन भी एक लड़की गायब हुई थी जो आज तक नहीं मिली, और जब ये फैक्ट्री जली है तब भी एक लड़की गायब हुई है। रेजिना मलर से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करती और बाद में नंदिनी को बताती है कि रेजिना का बेटा अधिसयम ही था जो नीला को परेशान करता था। रेजिना को जब ये बात पता चलती है तो वो अधिसयम को कॉल करती है, जो अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने 3 दिन के लिए मुन्नार गया हुआ है। लेकिन उसका फोन उसका दोस्त रिसीव करता है, ये बोल के कि वो अभी बाहर गया है। वो उन सब से अभी वापस आने को बोलती है। यहाँ सबको लगता है क्योंकि अधिसयम रेजिना का बेटा है, तो अगर सच में उसने नीला को किडनैप किया है तो वो उसे बचा लेगी। और वहाँ रेजिना को अपने बेटे पे भरोसा तो है, लेकिन अब अधिसयम और उसके दोस्तों का फोन ऑफ है। कॉल डिटेल्स से पता चलता है अधिसयम ने एक दिन में नीला को 20 कॉल्स किए थे और लास्ट कॉल भी अधिसयम का ही था। ये जानकर वो उसे बचाने के लिए भी तैयार है। सक्करई खुद मुन्नार जाके चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ वो लोग नहीं मिलते, बल्कि नंदिनी मिलती है, जो बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढने आई है। वो दोनों लोकल पुलिस की हेल्प लेके उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी वो लाल मिनी वैन मिल जाती है, लेकिन वहाँ अभी कोई नहीं है और खिड़की से अधिसयम का फोन दिख रहा है जो चार्ज हो रहा है। तभी उसके दोस्त वहाँ बियर लेके आते हैं और सक्करई को देख के भागने लगते हैं, लेकिन बहुत चेज के बाद सक्करई उन्हें पकड़ लेता है। नंदिनी हाथ बढ़ा के वो फोन निकाल लेती है जिसमें वैन में नीला और अधिसयम का फोटो है। इधर संबलूर में सारे लोग
रेजिना के घर हंगामा करने जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है और रेजिना हाथ में गन उठा लेती है। लेकिन वहाँ नंदिनी और सक्करे आके सबको रोक देते हैं और बताते हैं कि नीला और अधिसयम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रेजिना और षणमुगम की दुश्मनी की वजह से वो दोनों ही प्लानिंग करके भाग गए। जिस दिन नीला गायब हुई उसी दिन वो दोनों मुंबई भाग गए और अधिसयम ने अपने फ़ोन में वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड करके अपना फ़ोन अपने दोस्तों को दे दिया, जो रोज़ मुन्नार से मैसेजेस रेजिना को भेज देते थे। लेकिन रेलवे स्टेशन से पता चलता है कि उन्होंने गुवाहाटी की टिकट बुक की थी और वो दोनों ट्रेन में कभी बैठे ही नहीं। आज मयान कुल्लई का चौथा दिन है। आज देवी की नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो पुरानी मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। बड़ी ही धूमधाम से विसर्जन होता है और विसर्जन के बाद बच्चे भी पानी में छलांग लगाते हैं और अंदर मूर्ति के पीछे वो देखते हैं नीला और अधिसयम की लाशों को, दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए। ऑटोप्सी में पता चलता है कि किसी ने उन दोनों को उसी दिन गला काट के मार दिया था जिस दिन वो भागे थे और मरने के बाद तालाब में फेंक दिया, और ये भी कि नीला प्रेग्नेंट थी। नीला का कोचिंग टीचर पुष्पराज उसके घर के बाहर गमलों के नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है और सक्करई को देख के वहां से भाग जाता है। सक्करई के ढूंढने पे उसे वहां से नीला का फोन मिलता है और उसके फोन से पता चलता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। मलर बताती है कि वो अम्मनी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। अम्मनी 25 साल पहले फैक्ट्री बनाने आए मजदूर जो पास के गांव से थे, उनकी बेटी थी। फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के दिन सारे मजदूर शराब पीने गए और सुबह आके देखा अम्मनी जो 15-16 साल की थी गायब थी। बहुत ढूंढने पे भी उसका कुछ पता नहीं चला और सारे मजदूर उस फैक्ट्री और शहर को बद्दुआ देके वहां से चले गए। अम्मनी के लिए बनाया गया एक फेसबुक ग्रुप जिसको नीला के दोस्त ही लाइक करते थे, उसमें एक अनजान अकाउंट था, डॉक्टर डेविल। इधर सक्करई पुष्पराज को पकड़ लेता है और पता चलता है कि नीला की चाची सेल्वी और पुष्पराज का अफेयर है, जिसके फोटोज नीला ने ले लिए थे और अधिसयम के साथ मिलकर पुष्पराज को ब्लैकमेल किया। और जिस दिन वो भागे उन्होंने उससे गमले के नीचे रखे फ़ोन के बदले 2 लाख रुपए लिए थे। सेल्वी का पति गुणा सक्करई को बताता है कि उसे अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन उनका पति पत्नी जैसा संबंध कभी रहा ही नहीं, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो नहीं चाहता कि किसी और को ये बात पता चले। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसी तालाब के पास वाले जंगल से मिली चीज़ें, जैसे गुफा में लड़की की ड्राइंग जो अम्मनी को दर्शाती है, पूजा का सामान, खून और बाल, सब नरबली की तरफ इशारा कर रही हैं। पास ही एक आदमी जिसका नाम ईश्वरन है, टेंट में वहीं जंगल में रहता है, जो मयान कुल्लई के सेलिब्रेशन में बहुत आगे रहता है। उसके टेंट में सेम अम्मनी की ड्राइंग और नीला की फ़ोटो और 2 लाख रुपए मिलते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलता है कि जो खून वहाँ मिला वो बकरे का है और बाल विक के हैं। पूछताछ में पता चलता है कि ईश्वरन अम्मनी का भाई है और जिस रात नीला और अधिसयम भागे थे वो ईश्वरन के पास आए थे और किसी का खून करवाना चाहते थे, लेकिन ईश्वरन ने मना कर दिया और उनके पैसे लेके वहाँ से भाग गया। इधर सक्करई नंदिनी को एक पुरानी फ़ोटो दिखाता है जिसमें उस पे माता आई हुई है और वो डांस कर रही है, जिस पे नंदिनी बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं है। इतने में डॉक्टर आके बताती है कि बच्चा अधिसयम का नहीं था और नीला के साथ कोई कुछ महीनों से गलत कर रहा था, उसके साथ रेप हो रहा था। ये सुनते ही नंदिनी बेहोश होके गिर जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बचपन में नंदिनी ऐसे ही बेहोश हो जाती थी। 12-13 साल की उम्र में नींद में चलती थी, लेकिन पिछले 7 साल से जब से वो कोयम्बटूर में अकेली रह रही है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी को यहाँ अचानक दौरे पड़ने लगते हैं
नंदिनी की साइकाइट्रिस्ट बताती है कि नंदिनी ने कुछ यादें दिमाग में दबा रखी हैं, यानी कि रिप्रेस्ड इमोशंस, जो उसे खुद नहीं पता। सक्करई मलर से पूछताछ करने स्कूल जाता है तो वो वहाँ त्रिलोक को देखता है, जो खो खो टीम का ओनर है, और नीला भी खो खो खेलती थी। सक्करई त्रिलोक को देखता है कि वो लड़कियों को टच कर रहा है, गले लगा रहा है, तो उसे लगता है यही नीला के साथ गलत कर रहा था। उसके शक की आंख को और हवा मिलती है जब उसे त्रिलोक के गेस्ट हाउस में नीला की खींची हुई पिक्स दीवार पे टंगी हुई मिलती हैं, और वो देखता है कि त्रिलोक वड्डी को अगर रीअरेंज किया जाए तो वो डॉक्टर डेविल बनता है, फेसबुक वाला मिस्टीरियस अकाउंट। वो ये सब रेजिना को बताता है। सक्करई त्रिलोक पे नजर रखता है और वो देखता है कि वो किसी औरत को मयान को ले ड्रॉप करके जा रहा है। रेजिना त्रिलोक को रास्ते में रोकती है और साथ में षणमुगम भी है, और दोनों उसे बहुत मारते हैं। इधर सक्करई को पता चलता है कि वो जिसे ड्रॉप करके गया वो किन्नर है, और वो बताती है कि त्रिलोक को आदमियों में इंटरेस्ट है। और उधर रेजिना त्रिलोक को जलाने ही वाली होती है, तभी सक्करई आके उसे रोकता है और बताता है कि त्रिलोक वो आदमी नहीं है जिसने नीला के साथ गलत किया। लेकिन त्रिलोक बहुत सीरियस कंडीशन में है और आईसीयू में एडमिट है। साइकाइट्रिस्ट नंदिनी से उसके बचपन के बारे में पूछती है, जब उसको माता आती थी और वो नींद में भी चलती थी। नंदिनी को ये सब कुछ नहीं याद। साइकाइट्रिस्ट उसको समझाती है कि उसकी मेमोरी में बहुत गैप्स हैं, जिसे डिसोसिएटिव अमनीशिया कहते हैं। वो किसी ट्रॉमा को एज अ डिफेंस मैकेनिज्म भूल चुकी है, और इसलिए अब स्ट्रेस के टाइम में वो बेहोश हो रही है तो कभी फिट्स आ रहे हैं। और उसे समझाती है कि उसे खुद याद करना होगा कि वो क्या चीज़ दबा रही है। नंदिनी को सोते हुए सब याद आ जाता है कि कोई आदमी उसे गलत तरह से छू रहा है। इधर इंश्योरेंस कंपनी के इन्वेस्टिगेटर को पता चल जाता है फैक्ट्री में आग त्रिलोक के पापा राजेश वड्डी, षणमुगम और रेजिना तीनों ने मिलकर लगाई थी, किसी गलत इरादे से नहीं बल्कि इंश्योरेंस के पैसे के लिए, जिससे लॉस में चल रही फैक्ट्री के वर्कर्स को फैक्ट्री बंद होने के बाद भी पैसा मिल सके, और इसीलिए वो इंश्योरेंस क्लेम क्लियर भी करवा देता है। रेजिना और षणमुगम त्रिलोक की हालत की जिम्मेदारी लेते हुए सरेंडर कर देते हैं। यहाँ नंदिनी हॉस्पिटल से गायब हो जाती है और उसके पास सक्करई की गन भी है। सक्करई को पता चलता है कि चाचा गुणा झंडा फहराने वाले दिन पूरी रात घर नहीं आया क्योंकि वो पूजा में था, लेकिन सक्करई को अच्छे से पता है कि वो वहाँ नहीं था, तो वो समझ जाता है कि उसी ने उस रात नीला और अधिसयम को मारा है। गुणा नंदिनी को बताता है कि नीला ने भी नंदिनी की तरह उसे मिलने बुलाया था और अधिसयम ने हमला कर दिया, लेकिन गुणा ने उसे मार दिया और नीला गलती से मर गई, तो उसने दोनों को पानी में फेंक दिया। इस सब से नंदिनी बहुत इमोशनल हो जाती है। इतने में सक्करई भी वहाँ आ जाता है, दोनों के बीच फाइट होती है और एंड में मयान कुल्लई के आखिरी दिन जैसे देवी राक्षस को मारती है, नंदिनी गुणा को मार देती है। सक्करई उसके हाथ से गन ले लेता है और बोलता है कि वो सबको बोलेगा कि खून उसने किया, और नीला और नंदिनी के साथ क्या हुआ वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नंदिनी बोलती है कि सबको पता चलना चाहिए, और सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। अम्मनी की कहानी मिस्ट्री ही रह जाती है। सुडल द वॉर्टेक्स सीज़न 2 आ चुका है, जो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।